हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं ईवीएस और मैथ्स की कंबाइंड वीडियो को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो में हमने टॉप 100 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। और ये वही प्रश्न है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं सब में आ चुके हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाने प्रश्न है दोस्तों। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, जितने भी भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी भाई बहन एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हेली का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किसे कहा जाता है। क्या जिम कॉर्बेट को कहा जाता है? बताइएगा, क्या जिम कॉर्बेट को कहा जाता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? आप बोलोगे सर और इनमें से कोई नहीं, तो आप बोलोगे ये तो है नहीं है। अब बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है? ये आपका यूपी में है। और यूपी में एक और है जिसका नाम क्या है दोस्तों? चंद्रप्रभा। क्या है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी बात करते हैं, ये आपका यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका यूके में स्थित है यानी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और एक बात और कि पूर्व में हेली का राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है? जिम कॉर्बेट को ही जाना जाता था। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और उस समय इसे हेली का नामक राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में इसका नाम फिर बदला गया, तो इसका नाम क्या रख दिया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रख दिया। और ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कब रखा था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कब रखा था? 1947 में नाम रखा था। फिर इसके बाद में फिर इसका नाम बदलाव हुआ। और फिर बदलाव कब हुआ था दोस्तों? 1957 में बदलाव हुआ था। और तब जाकर इसका नाम क्या हो गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया था दोस्तों। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड में ही आपकी क्या है? उत्तराखंड में ही आपकी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहाँ है? ये भी आपका उत्तराखंड में है, ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या कहा गया है? क्वाशरकोर नामक रोग की कमी से होता है, बताना है। ये जो रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है? आपको कमेंट करके मुझे बताना है। क्या कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है, विटामिन की कमी के कारण होता है, या आयोडीन की कमी के कारण होता है? बात करते हैं दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बताइएगा। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं यानी हड्डी संबंधी रोग हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और एक बात और, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग भी होता है, घेंगा नामक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या कहा गया है देखिएगा। रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता मापते हैं, यानी रिएक्टर पैमाने से आप किसकी तीव्रता मापते हो ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापते हैं। और रिएक्टर पैमाने में कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर के 9 अंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, 0 से लेकर के 9 अंक होते हैं। और इससे किसकी क्या मापा जाता है? आप बोलोगे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। इसमें आपसे क्या कहा गया है? इसमें आपसे कहा गया है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या हम कह सकते हैं 1 से आपका 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। इसमें क्या बोला? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे बाहर निकालने वाली गैस है, यानी हरे पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? सब जानते हैं कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। सब जानते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं। और कार्बन डाई गैस को क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। अवशोषण कौन किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। और ऑक्सीजन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उत्सर्जन किसका करते हैं? ठीक है, और उत्सर्जन किसका करते हैं? ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है?
चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, ये आपको बताना है। यानी ऐसा कौन सा विटामिन है अगर हम उस पर चावल पे पॉलिश कर दें उसकी, तो वो विटामिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा रोग हो जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा रोग हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायरीन हो जाता है। और थायरीन कौन सी विटामिन बी की कमी के कारण होता है, और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, वेरी 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 रोग हो जाता है। यानी आपका कहने मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि अगर विटामिन कौन सा नष्ट हो जाएगा, बी1, और बी1 की कमी से, बी1 क्या है, थायरीन, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, आपको वेरी वेरी रोग हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। यानी लौंग है, केसर है, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा। तो देखिए लौंग आपने देखी होगी, लौंग आपकी कैसी होती है, ऐसी ही तो होती है, देखो फूल के आकार की, तो किसके, फूल से। और केसर भी क्या है, केसर भी क्या है, फूल है, ठीक है, एक पौधा होता है, उससे प्राप्त होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और केसर का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, और लौंग का किस राज्य में होता है, ये भी आपको बताना है। तो बात करते हैं दोस्तों लौंग की, तो लौंग का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, केरल में होता है। और केरल में ही क्या है दोस्तों, शांत घाटी, शांत घाटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और केरल में ही क्या होती है, नावों की रेस होती है। बात करते हैं दोस्तों केरल की, के से देख लो, का से क्या हो जाएगा आपका, बोलो, जम्मू कश्मीर, क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में क्या होती है आपकी, जम्मू कश्मीर में क्या होता है, केसर की खेती होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कश्मीर, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे क्या है, डल झील है, शेषनाग झील है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नागिन झील है, ये सारी क्या है आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड, उत्तराखंड आ गया, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है तुरंत, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और फूलों की घाटी, फूल की घाटी के साथ साथ राजा जी आपको ध्यान में रखने हैं, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी है। और दूसरा आपका कहाँ है, अभी अभी आपको पढ़ाया था, जिम कार्बेट, कौन सा, जिम कार्बेट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसी का पहला नाम क्या है, रामगंगा है, उससे भी पहला नाम क्या है, हेली का राष्ट्रीय उद्यान। इसका राज्य का प्रतीक नहीं है, यानी ये 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रतीक नहीं है। तो कमेंट करके मुझे बताओ कौन सा प्रतीक नहीं है, कमेंट करो। उत्तराखंड का राज्य प्रतीक क्या है आपका, बताओ, देखिए, बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए बात करते हैं राजकीय प्रतीक क्या है, बात करते हैं राजकीय पक्षी, वो क्या है, राजकीय पक्षी कौन है, ये पक्षी है, कौन सा, राजकीय पक्षी, यानी मोनाल है। बात करते हैं दोस्तों वृक्ष की, ये क्या है आपका वृक्ष, ये आपका वृक्ष है, क्या है दोस्तों, वृक्ष है दोस्तों। और कस्तूरी मृग आप सभी लोग जान गए होंगे, ये क्या है आपका, पशु है, ये क्या है, पशु, ये आपके क्या है, उत्तराखंड के राज्य के प्रतीक है। लेकिन बात करें बाघ की, ये आपका भारत का राष्ट्रीय क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर हैं। अब 3 आर कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पर्यावरण आपको पता होना चाहिए, एक मनाते हैं दोस्तों, 5 जून को मनाते हैं। और एक 1992 में एक नीति तैयार की गई थी पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए, और उसमें बयां किया गया था 3 आर। और 3 आर का दोस्तों मतलब क्या है, पहले आर का मतलब क्या है, पहले आर का मतलब क्या है, रिड्यूस, क्या है, रिड्यूस है। दूसरे आर का मतलब क्या है दोस्तों, रीयूज है, रीयूज है दोस्तों। और तीसरे आर का मतलब क्या है, रिसाइकिल है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, तीसरे आर का मतलब क्या है, रिसाइकिल है। और इसका क्या मतलब है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, तो देखो इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया है कम उपयोग, इसमें भी दिया है, ठीक है। चक्रण, चक्रण का मतलब क्या होता है, रिसाइकिल होता है। रीयूज का मतलब प्रयोग, तो इसमें निर्माण दिया है, इसमें भी निर्माण दिया है, और इसमें संरचना दी है, ये गलत हो गया। तो आपका जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, ऐसा नहीं है कि आया नहीं हो, कब बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 में देखिएगा क्या बोला है आपसे। प्रश्न नंबर 10 में बोला है ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। अब उनमें से कौन सा है अप्रदूषकीय स्रोत, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा है, यानी जिससे क्या है प्रदूषक नहीं होता। देखिए नाभिकीय ऊर्जा से प्रदूषण होता है, पेट्रोल से भी होता है, डीजल से भी होता है, सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या बोला है पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है। अब पृथ्वी के ऊष्मायन का क्या अर्थ है दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके। पृथ्वी के ऊष्मायन का क्या अर्थ है। पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी का ताप पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी का ताप कब से बढ़ने लग गया। पृथ्वी का ताप किससे बढ़ता है, वैश्विक वैश्विक तापमान से बढ़ता है। वैश्विक तापमान का मतलब ग्रीन हाउस से, ठीक है। हरित गृह के कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो घने जंगलों में वायुमंडल गैस उत्सर्जन गलत हो गया। समुद्र में ज्वार भाटा गलत। आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, जैसे सीएफसी की हो गई, ठीक है, सीएफसी हो गई, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी N2O हो गई, CH3 4 हो गई। ये क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, यानी कार्बन डेटिंग जो विधि है क्यों प्रयुक्त की जाती है ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग की फुल फॉर्म क्या है, C14 आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में मतलब 12th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। C14 से क्या होता है, इसकी खोज हुई थी। C14 की कब हुई थी ये आपको बताना है। 27 फरवरी 1940 में क्या है इसकी खोज हुई थी C14 की, ठीक है दोस्तों। और किसने की थी, मार्टिन कैमेन ने की थी। किसने की थी दोस्तों, मार्टिन कैमेन ने की थी इसकी खोज, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है खोज हो गई, फिर इसके बाद में इसका मतलब क्या होता है ये भी तो आपको बताना है। कार्बन डेटिंग का स्थान ज्ञात करने के लिए, वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए, लिपि को पहचानने के लिए, वस्तु की पहचान के लिए। गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। स्थान की नहीं, कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है उसकी पहचान करने के लिए कार्बन डेटिंग की जाती है, यानी C14 के द्वारा उसकी पता चल जाती है कि कोई भी जैसे मूर्ति अगर जमीन में से निकली है तो अगर उसका कार्बन परीक्षण अगर आप करोगे तो पता चल जाएगा वो कितने साल पुरानी मूर्ति है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें एवं मूर्तियां का क्षरण होना कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है वे, कमेंट करके मुझे बताइए। डाई डिपोजिशन कहलाता है, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है, एरोसोल कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है इसमें, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले बात होती है अम्लीय वर्षा होती किससे है, जब वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तो वह क्या है अम्लीय वर्षा हो जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोन लेप्रोसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, इसमें आपसे क्या बोला है स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य बताइए। स्पर्श गंगा का अभियान का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। स्वास्थ्य सुरक्षा गलत हो जाएगा, नदियों को जोड़ना गलत, मंदिरों का निर्माण गलत, क्या हो जाएगा गंगा की स्वच्छता। गंगा की स्वच्छता जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी, 2009 में की गई थी, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसकी जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी, ये आपको कहां से शुरुआत हुई थी ये भी आपको बताना है। बताइए यूके से शुरुआत हुई थी। और यूके के सीएम थे, कौन सीएम थे उस समय जिन्होंने इसकी घोषणा की थी, रमेश पोखरियाल। क्या नाम था, रमेश पोखरियाल, ठीक है दोस्तों, ये इनका क्या है नाम था दोस्तों जब ये सीएम थे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, मिनी माता जो आपका 1 2 3। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है, ठीक है, जो परिणाम है बताइए किसका परिणाम है। अब आपको पता होना चाहिए कि मिनी माता रोग की शुरुआत कहां से हुई थी, जापान में हुई थी। जापान में एक बंदरगाह है, वहां पर क्या है पानी में क्या हो गया था, पारे की अधिक मात्रा के कारण क्या हो गया था, वहां पर मिनी माता रोग हो गया था। और ये उस बंदरगाह का नाम क्या था, मिनी माता ही था, और वहीं के नाम से इसका नाम मिनी माता हो गया। समुद्र में बिखरे तेल का
वायुमंडल में आर्सेनिक, आर्सेनिक गलत हो गया, बिखरे तेल गलत हो गया। औद्योगिक पारे अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से, पारा, पारा यानी पारा को क्या बोलते हैं, मरकरी, क्या बोलते हैं दोस्तों, मरकरी बोलते हैं। इसका संकेत क्या होता है, Hg होता है। तो डी गलत हो जाएगा, बी गलत और सी गलत, यानी आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। इसमें आपसे बोला अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, यानी ऐसी कौन सी संस्था है जो वन्य जीवों से क्या करती है, रक्षा करती है। कमेंट करके मुझे बताइए, उनकी सुरक्षा प्रदान करती है, कमेंट करके मुझे बताइए कि उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है, IUCN। क्या है, IUCN है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी बता दे रहा हूं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या है, फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और कहां हुई थी, इंग्लैंड के स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 17। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें आपसे बोला गया है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई, बताइए भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी। बात करते हैं सबसे पहले केरल की। आप जानते हो, बार बार मैं बता चुका हूं, नावों की रेस, नावों की रेस कहां होती है, ये आपकी केरल में होती है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, सरिस्का, रणथंभौर, ये सारे क्या है आपके राजस्थान में स्थित है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, पोचमपल्ली चित्रकारी है, वो कहां होती है आपकी, आंध्र प्रदेश में होती है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पानी की पंचायत प्रारंभ कहां से हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। और महाराष्ट्र में ही क्या होती है दोस्तों, बरली चित्रकारी, जो आपकी बरली जो चित्रकारी है, ये कहां होती है दोस्तों, ये आपकी महाराष्ट्र में होती है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में हुई थी। 1972 में पानी की पंचायत की शुरुआत हुई थी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, ओजोन परत। बात आती है ओजोन परत, तुरंत आपको ध्यान में रखना है क्या, समताप मंडल। समताप मंडल सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सूर्य से आने वाली किन किरणों को ये आपकी ओजोन परत रोकती है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन रोकती है, आपका राइट आंसर बताइए, कौन सी किरणों को आने से रोकती है। अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी, सब जानते हैं कौन सी, यूवीसी। कौन सी दोस्तों, यूवीसी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आपकी सी है इन्हें रोकती है, यानी परावैंगनी किरणों को रोकती है। अगर नहीं रोकेगी तो कैसे रोग हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, त्वचा संबंधी कैंसर नामक रोग हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर देखो 19 में आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, बताइए कौन है। संरक्षण या विनाश नामक जो एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइए क्या सरला बहन है, बाबा आमटे हैं, पांडुरंग हेगड़े हैं, या रस्किन बॉन्ड है। पांडुरंग हेगड़े की बात करते हैं दोस्तों, तो अपीको आंदोलन के जनक है। कौन है, अपीको आंदोलन। अपीको आंदोलन हुआ था, उसके कौन जनक कौन है आपके, पांडुरंग हेगड़े। वही बात करते हैं बाबा आमटे। बाबा आमटे के साथ में मेधा पाटेकर कौन है, मेधा पाटेकर हैं। ये इन्होंने कौन सा अभियान चलाया था, नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। ठीक है, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर ने चलाया था। तो सरला बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संरक्षण और विनाश जो पुस्तक है पर्यावरण के लिए किसने लिखी थी, सरला बहन ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरला बहन। हाँ, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, इसमें आपसे क्या बोला, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है। बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है दोस्तों। और भोपाल में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कब हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984 की रात को। यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। और कि कौन सी गैस के रिसाव के कारण यह घटना हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण यह घटना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण नृत्यों के नाम बताइए, कौन कौन से दो महत्वपूर्ण नृत्य हैं, बताइएगा कमेंट करें, रासलीला और रामलीला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा आपको राज्य बताना है,
तो कमेंट करके मुझे बताइए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए अगर बात करते हैं, यहाँ पूछा जनसंख्या के आधार पर, ये कौन है, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर क्या है, उत्तर प्रदेश है। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, राजस्थान है। अब कुल कितना क्षेत्रफल है ये भी आपको पता होना चाहिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है, क्षेत्रफल है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर किसका आता है, राजस्थान का आता है क्षेत्रफल के मामले में, पहला नंबर राजस्थान का आता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है बताइएगा, एमपी आता है, एमपी आता है। और तीसरे नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पे कौन आता है, यूपी आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान है, महाराष्ट्र, वो एमपी है, महाराष्ट्र और यूपी है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, वह कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। किसी भी पेड़ की, अगर इसकी जगह ये आ जाता, किसी भी पेड़ की, किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला, डाली पर घोंसला कौन बनाता है, ये आपका कौवा बनाता है, कौन, कौवा बनाता है, ठीक है। किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर, लेकिन सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन घोंसला बनाता है, ये आपका चील बनाती है, कौन बनाती है, चील बनाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कोयल अपना घोंसले, किसके घोंसले में अंडे देती है, कौवे के घोंसले में अंडा देती है। शुतुरमुर्ग अपना घोंसला जो है वो जमीन के अंदर छोटा थोड़ा सा गड्ढा करेगा और उसके अंदर क्या करेगा, उसमें अंडे दे देगा। बात करते हैं कबूतर की, कबूतर कहां देते हैं, खंडरों में या पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, ये आपको बताना है। यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, ये आपको बताना है, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कहां हुआ था। आप सब बोल रहे हो कहां हुआ था, सब जानते हैं रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और ये कहां है, ब्राजील में है, हाँ दोस्तों, ब्राजील में स्थित है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः, पुणे नहीं है, पुनः, पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सही होगा बताइए। पारस्परिक फसलों को उगाया जाना, धान एवं गन्ने के उगाए जाने वाले क्षेत्रफल को बढ़ाना, यानी जैसे मान लो 2 किलोमीटर वर्ग एरिया में लग रहा है धान और गन्ना, तो उसे 4 किलोमीटर कर देना। पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, आप बोलोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण करना। तो क्या हो जाएगा, भूमिगत जल जो है वो पुनः सही हो जाएगा, पुनः सही यानी प्राकृतिक स्तर पर आ जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, वह कौन सा जानवर है जो पेड़ से उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है और सबसे आलसी जानवर भी है, अच्छा तैराक भी है। तुरंत आपको आंख बंद करके पता चल गया होगा और तुरंत आप टिक लगाने में क्या हो जाएगा, स्लॉथ हो जाएगा। ये अच्छा तैराक भी है, ये अपने, इसकी आयु कितनी होती है, इसकी आयु 40 वर्ष होती है और अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, यानी एक पेड़ पर 5 साल रहता है, जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है। हाथी की बात करते हैं, इसे विरासत पशु कहते हैं, क्या बोलते हैं, विरासत पशु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों, 29 जुलाई को मनाते हैं। और प्रोजेक्ट बाघ जो है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में आया था। 1972 में कौन आया था, ये भी आपको बताना है, प्रोजेक्ट शेर आया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, अब देखिएगा इसमें आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। तो सभी भाई बहन जितने भी लाइव देख रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक कौन से जानवर देख सकते हैं। बात करते हैं मनुष्य की तुलना में 4 गुना कौन से देख सकते हैं, पहले ये आपको पता होना चाहिए। 4 गुना कौन कौन से देख सकते हैं, ये आपका पहला हो गया गिद्ध, गिद्ध हो गया, चील हो गया और बाज, और बाज, ये क्या है, ये 4 गुना अधिक देख सकते हैं मनुष्य की तुलना में। क्यों, क्योंकि इनके 2 पैर होते हैं
और दो ही क्या होते हैं, दो ही आंखें होती हैं, इसलिए 4 गुना अधिक देख लेते हैं। लेकिन बात करते हैं जानवर की, बात हो रही है, ये तो पक्षी हो गए, तो शेर है, बाघ है, चीता है, यानी उपरोक्त सभी। ये जो 3 हैं ये क्या मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 गुना मनुष्य से अधिक देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों ये इस बार सीटेट में आएंगे ही आएंगे। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? बताइए, क्या रेगिस्तान है, समुद्र है, वन है, कृषि भूमि है? सब जानते हैं समुद्र है। क्यों? क्योंकि समुद्र पूरी पृथ्वी का 71% क्या है, भाग जो है वो जल से घिरा है, यानी समुद्र से घिरा हुआ है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे जीव भी समुद्र में पाए जाते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं जिनका आज तक नाम भी नहीं पता है, ऐसी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम क्या है? बताइए। पर्यावरण मित्र है, पर्यावरण श्री है, तरु मित्र है, या वृक्ष मित्र है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है कब से दिया जाता था, इसका नाम क्या है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे नाम बताइएगा कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? वृक्षमित्र नाम है इसका। इंदिरा प्रियदर्शनी, पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? पूरा नाम लिख दे रहा हूं, इंदिरा प्रियदर्शनी। इंदिरा प्रियदर्शनी इसका पूरा नाम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 से हुई थी। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है यह भी आपका 1986 में ही आया था। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, इसमें क्या बताना है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नेगेटिव बताना है। जेट्रोपा क्या है? बायोडीजल का पौधा है, ये भी सही बात है। रिंगाल इमारती लकड़ी है, आप बोलोगे गलत। ये जो है ये बांस जैसी होती है, परंतु बांस नहीं है, यानी ये बांस जैसी पत्तेदार लकड़ी होती है। कैसी होती है? पत्तेदार लकड़ी होती है, या झाड़ी होती है, या झाड़ी नुमा होती है, ये भी लिख सकते हैं। क्या होती है? झाड़ी नुमा होती है, यानी ये ऐसी लकड़ी होती है। तो इसमें बोला इमारती लकड़ी नहीं होती, यानी इस लकड़ी से इमारत का निर्माण नहीं होता। सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहले का नाम है करैत, अफाई, नाग और दुबोइया। ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष कहाँ है? राजस्थान में पाया जाता है, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन जो बी है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, इसमें आपसे क्या बोला है? निम्न में से प्रक्रियाओं का, यानी ये जो प्रक्रियाएं दी गई इनमें से कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? बताओ। पौधों को जंतुओं से अलग करता है, यानी पौधों और जंतुओं में भिन्नता पाई जाती है। बताना है आपको इनमें से कौन सा है। बताइए। श्वसन एवं प्रजनन पौधे भी करते हैं और जंतुएं भी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम ये भी होता है। क्लोरोफिल और रसदानी। ठीक है। रसदानी किसमें होता है? जंतुओं में होता है, जबकि पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। यानी ये अंतर पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा है, यानी कक्षा 4 की एक मैडम जी हैं, उन्होंने अपने छात्र से कहा है कि कुछ वयोवृद्ध लोग, यानी कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोगों से यह पूछिएगा कि जब वह जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ पौधे ऐसे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई देते हैं। यानी कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जो अब दिखाई नहीं देते, पहले दिखाई देते थे। उपरोक्त प्रश्न को पूछे जाने में से कौन सा कौशल का आकलन संभावित नहीं है? बताइए। यानी ऐसा कौन सा कौशल है जिसका क्या हो जाएगा? जिसकी संभावना नहीं है। बताइए। अभिव्यक्ति होगी, सही बात है, अभिव्यक्ति होगी। प्रश्न भी पूछेंगे एक दूसरे से, पाया जाता था, वो बोलेंगे नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता था? पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करना, तो चर्चा भी हो जाएगा, लेकिन प्रयोग नहीं हो पाएगा।
और प्रयोग नहीं हो पाएगा तो इसमें नेगेटिव भी पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिएगा इसमें आपसे बोला इनमें से कौन सा जैविक अपघटय पदार्थ है। कमेंट करके मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा जैविक अपघटय पदार्थ है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैव अपघटय होता क्या है। जो जैविक रूप में आसानी से नष्ट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो जैविक रूप में आसानी से नष्ट हो जाए वो क्या है, जैव अपघटय। जैसे प्लास्टिक भी क्या है, नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है या नहीं, बताओ। अब बोलोगे नहीं होती नष्ट। पॉलिथीन नष्ट हो जाती है, अब बोलोगे ये भी नहीं होती नष्ट। शीशा नष्ट हो जाता है, अब बोलोगे ये भी नहीं होता नष्ट। तो ये तीनों ही नष्ट नहीं होते, तो ये तीनों ही क्या है, नष्ट नहीं होते। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आई, यानी जो आसानी से क्या है नष्ट हो जाए, और जो नष्ट हो जाए और लेकिन ये नष्ट होती नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा है ये क्या होता है जो आसानी से नष्ट हो जाए लेकिन ये नष्ट होता नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर सेकंड देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, दक्षिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है ये आपको बताना है। क्या हिमाचल प्रदेश में है, क्या जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में या सिक्किम में है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो ये आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है आपका, सिक्किम में है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में, ये आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर में ही क्या है, बूलर झील। क्या है, बूलर झील है, डल झील है, नागिन झील है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारी झील जो है ये कहाँ है आपकी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण जगह है, जिसका नाम क्या है, रोहतांग सुरंग। और रोहतांग सुरंग के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो, इसे पहले क्या कहते थे, अटल टनल के नाम से भी जानते थे दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर नेक्स्ट में, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, बताइए कौन है प्रणेता। किरण बेदी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेधा पाटेकर है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किरण बेदी की। फर्स्ट जो है आईपीएस ऑफिसर कौन है इंडिया की, कौन है वो, किरण बेदी। सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन वही बात करें मेधा पाटेकर, या इसकी जगह आ जाता बाबा आमटे। क्या आ जाता, बाबा आमटे, तो भी आपका दोनों का क्या हो जाता, सही क्या हो जाता आपका, बताइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है, ये आपके मेधा पाटेकर और बाबा आमटे हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि अपीको आंदोलन, आपने एक सुना होगा अपीको आंदोलन, तो अपीको आंदोलन के प्रणेता कौन है ये आपको बताना है। अपीको आंदोलन के प्रणेता आपको बताना है कि वो कौन है, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि उनका नाम क्या है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। इसमें आपसे बोला गया है फिर प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, बताइएगा। जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लागू हुआ, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब लागू हुआ, बताइएगा। तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो टाइगर है, टाइगर दिवस कब मनाते हैं, सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, बताइए। 2011 में आया था, 1970 में, 1973 में, या 2007 में। तो ये कब लागू हुआ था आपको पता होना चाहिए। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1973 को ये लागू हुआ था दोस्तों। वही बात करें ये कब हुआ था, 1 अप्रैल, और लिख लो 1 अप्रैल, ठीक है दोस्तों। वही बात करते हैं कि 1972 में क्या लागू हुआ था, 1972 में बताइएगा। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, शेर परियोजना। शेर परियोजना जो है ये कब लागू हुई थी, ये आपकी 1972 में लागू हुई थी दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे बोला समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, बताइए। समुद्र में कितना प्रतिशत जल है जो हमारे पीने योग्य है।
बात करते हैं सबसे पहले समुद्र की। समुद्र का एक स्तनधारी जीव बताइए जिसका नाम क्या है? व्हेल है। क्या है? व्हेल है। अभी अभी मैंने आपसे पूछा अपिको आंदोलन, तो आप क्या लिखोगे? पांडुरंग हेगड़े। क्या लिखोगे? पांडुरंग हेगड़े। क्या है इसका? अपिको आंदोलन के प्रणेता है ये पांडुरंग हेगड़े। लेकिन इसमें बोला गया जल पीने योग्य है, तो वो कितना है? 0.65 क्या है परसेंट जो है वो जल पीने योग्य है। बाकी सब क्या है? खारा है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या बोला है? देखिएगा, इसमें आपसे बोला BOD5 क्या है? बताइए बताइए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। कमेंट करके मुझे आंसर आप बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये एक जल परीक्षण है जो कि हर 5 दिन के बाद किया जाता है। तो 5 डेज आ गया आपका, तो आप तुरंत लगा दोगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। हरित गृह, हरित गृह का मतलब जानते होंगे आप, प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? हरित गृह को ही हम ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं दोस्तों। यह भी आपको पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस कहते हैं। यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। वही बात करते हैं, एक होता है यूवीसी। ये क्या होती है? अल्ट्रावायलेट जो होती है, अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणें जो सी होती है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से किरण होती हैं। और जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण जो होती हैं हमें किस प्रकार का रोग देती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा रोग देती हैं? त्वचा कैंसर वाला रोग देती हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए कौन सी परत पाई जाती है समताप मंडल में, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है जो कि इसको रोकती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डी वाला हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। लंदन धूम्र पाया जाता है, बताइए। लंदन धूम्र पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइए। ग्रीष्म काल के दिन में, ग्रीष्म काल के सुबह के समय, शीतकाल के दिन के समय या शीतकाल के सुबह के समय, बताइएगा कब पाया जाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कब पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो मैंने अभी अभी आपसे पूछा है। अभी अभी मैंने आपसे क्या पूछा था? एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है कि आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो उसका मुझे जल्द से जल्द आंसर कमेंट करिएगा। शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है धूम्र, यानी लंदन धूम्र। ये क्या होता है? एक प्रकार का कोहरा होता है जिससे क्या होता है? वायु प्रदूषण धूम्र, लंदन धूम्र कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी अभी मैंने आपसे पूछा कि समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा दोस्तों। और ओजोन जो आपका दिवस है इसका सूत्र O3 होता है। ओजोन दिवस की बात करते हैं, 16 सितंबर को क्या है? ओजोन दिवस मनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला गया है? हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, क्या कहलाता है? बताइए। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो क्या कहलाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहलाता है। सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वह क्या कहलाता है। यदि भवंडर जैसा होता है ये क्या कहलाता है? अब तो आप समझ गए होंगे, ध्रुवीय भवंडर। क्या होता है? ध्रुवीय भवंडर कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं भोपाल। भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल किसकी राजधानी? आपकी एमपी की है। किसकी? यानी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? मीथेन के कारण, फॉस्जीन के कारण, मेथेन आइसोसाइनेट के कारण या मेथेन एमाइन के कारण, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये घटना कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण काफी लोग जो है एक्सपायर भी हो गए थे और कुछ घायल भी हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हाँ, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये किस, उस कंपनी का नाम क्या है?
भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी? या तो आपको पता है एमपी में हुई थी, भोपाल में हुई थी। तो इसकी जो कंपनी थी वो किसकी कंपनी थी, यानी क्या बनाती थी, ये आपको बताना है। इसका नाम क्या था? ठीक है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, बताइए। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि श्वेत फेफड़ा कैंसर क्या होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होता है ये। एस्बेस्टस से होता है, पेपर से होता है, टेक्सटाइल से होता है, या सिलिका से होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये किससे होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें क्या होता है श्वेत फेफड़ा में, ये एक क्या है, एक कंपनी का नाम है। अब कैसी कंपनी है? टेक्सटाइल कंपनी है। इसमें क्या होता है, जो मजदूर जो काम करते हैं उनके फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण जो है सांस के साथ जमा हो जाते हैं, तो उन्हें क्या हो जाता है? श्वेत फेफड़ा कैंसर हो जाता है, टेक्सटाइल कंपनी के मजदूरों को। तो आपको पता उनकी उस कंपनी का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कंपनी क्या है दोस्तों? कार्बाइड कंपनी नाम है उसका, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सिलिका क्या होता है? सिलिका रेत होता है दोस्तों। क्या होता है? रेत होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर 12 में, निम्नलिखित में से किस गैस के गहन संलग्नता से हीमोग्लोबिन से होती है? बताइए। हीमोग्लोबिन से होती है, ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर मुझे बताना है क्या होगा। आपको क्या बताना है? किस गैस की गहन संलग्नता से हीमोग्लोबिन से होती है? बताओ। देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ चलता है, तो रुधिर का वो प्रवाह के कारण होता है। लेकिन यहाँ बोला गहन, गहन का मतलब खतरनाक, वो क्या है आपका? CO। CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इसी का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका नाम है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, एक बात और ध्यान में रखनी है दोस्तों आपको, कि जो आपका CO है ये कहाँ पाया जाता है? वाहनों में पाया जाता है। यानी वाहन जो होते हैं उनमें से कौन सी गैस निकलती है? हवा के रूप में साइलेंसर में से CO निकलता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई? बताइए। इतिहास में जो पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी ये कब हुई थी? बताइए। कमेंट करके मुझे बताइए कब हुई थी, कहाँ हुई थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और किस शहर में हुई थी और किसने करवाई थी, ये भी आप बताओ। तो पहली दुर्घटना का नाम जब भी आता है तो आपको एक बात ध्यान आ जाता होगा, क्या? जापान में परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, जापान में कब परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कब गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ? ये घटना हुई थी। और ये घटना कहाँ हुई थी? जापान के हिरोशिमा शहर पर। जापान के हिरोशिमा, हिरोशिमा शहर पर क्या है? परमाणु बम गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और किसने गिराया था? ये आपका अमेरिका ने गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने दोस्तों गिराया था। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो आपका C है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा 6 होगा, 6 16 नहीं है, सॉरी 6 होगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 14, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? यानी ताजमहल के आसपास का जो क्षेत्र होगा उसे क्या है? हरा भरा बनाया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। और ये कब दिया था? 2004 में दिया था, 1994 में, 1984 में, या इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। और पर्यावरण जो संरक्षण दिवस है, जो संरक्षण दिवस है दोस्तों, जो आपका संरक्षण दिवस है, ये कब मनाते हैं? ये आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपसे इसमें पूछा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब आदेश दिया था? ये आपका दिया था 1994 में आपको आदेश दिया था। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों शांत घाटी, साइलेंट वैली को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह कहाँ है? ये आपको बताना है। जम्मू कश्मीर में कौन सी है? बूलर झील है। क्या है? बूलर झील है दोस्तों।
वूलर झील है। तमिलनाडु में भी मैंने अभी अभी बताया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल हो जाएगा। केरल जो है आपका शांत घाटी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसी को पश्चिमी घाट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट भी कहते हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता जो है यहीं पाई जाती है। दूसरी बात आपको एक और ध्यान रखनी है कि केरल में ही आपकी क्या होती है? नावों की रेस। नावों की रेस जो होती है ये आपकी केरल में ही होती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। इसमें आपसे क्या बोला है? कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कणिकीय प्रदूषण को दूर करने के लिए, दूर से यानी समाप्त करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए। बताइए किसका किया जाता है? क्या आपका ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का किया जाता है, साइक्लोन कलेक्टर का किया जाता है, या फैब्रिक फिल्टर का किया जाता है, या उपरोक्त सभी? तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि की बात होती है तो आपने एक शब्द सुना होगा, ग्रीन मफलर। क्या? ग्रीन मफलर। ये क्या है कि जैसे आपकी ये जो सड़क है, ये एक ये सड़क है, एक ये सड़क है, बीच में ये जो डिवाइडर लगा होता है, यहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं। इन्हीं को क्या ये क्या करते हैं? जो वाहनों की जो साउंड होती है उसको क्या है? कम करते हैं। और तो इनकी जो साउंड को कम करना ही क्या है? ध्वनि प्रदूषण को रोकना है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं। नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। क्या निर्देशित करता है? बताइए, ध्वनि प्रदूषण का क्या निर्देशित करता है? मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइए क्या निर्देशित करता है? पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी भी सभा में तीव्र ध्वनि स्पीकर का प्रयोग। तो आप बोलोगे ये तो कतई है ही नहीं है। ये दोनों क्या है? सही है, लेकिन ये दोनों इसमें दिए गए हैं तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें ए और बी दोनों क्या है? करेक्ट है दोस्तों। चलिएगा, ये नियम कब आया था? 2001 में निर्देशित किया गया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18। पौधे और जंतु के संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्नलिखित में से पुस्तक तैयार की। अब जो पुस्तक तैयार की है वो क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि IUCN क्या है दोस्तों। IUCN का मतलब ही क्या होता है? IUCN का आई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है दोस्तों। और इसी को क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक द्वारा प्रदर्शित करता है दोस्तों। क्या करता है? रेड डाटा बुक इसको प्रदर्शित करता है। और इसका प्रारंभ कब किया गया था? 1964 में इसको प्रारंभ किया गया था, यानी ये शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, शुरू किया गया था। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। बताइए, जो आपका बिश्नोई संप्रदाय है ये क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है कि किसके द्वारा किया गया था। बताइए, BR अम्बेडकर, भजनलाल, गुरु जम्बेश्वर, या जोधपुर के राजा के द्वारा? बताइए। गुरु जम्बोजी के नाम से भी जानते हैं। आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? जम्बोजी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक बात और, इसकी ये कहाँ के थे? ठीक है, ये भी आपको बताना है। ये 15वीं शताब्दी में राजस्थान में की हुई थी। कब हुई थी? 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी में कहाँ हुई थी? ये राजस्थान में थी, राजस्थान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसा संप्रदाय था? बिश्नोई संप्रदाय था। ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि बिश्नोई संप्रदाय था। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर देखो 20 में आपसे क्या बोला है? निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? अब ये गैस दी गई है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, ये किस में पाई जाती है? ये आपकी CO है। कौन है? CO, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ये आपकी कहाँ पाई जाती है? वाहनों से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? वाहनों से निकलती है। और इसका जो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव होता है ये श्वसन क्रियाओं पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? श्वसन क्रियाओं पर इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है, बताइए अंश कारण क्या बनता है? कैंसर बनता है, आंखों से पानी गिरता है, डीएनए विखंडन, या उपरोक्त सभी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या बनता है। रेडियो सक्रिय जल के पीने से मानव शरीर में कई प्रकार के रोगों का संक्रमण हो जाता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं क्या हो जाता है, आपका कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाता है, आंखों में से पानी गिरना, आंखों में से पानी गिरना, आंखों में से पानी गिरना, ये भी रोग हो जाता है दोस्तों। ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, डीएनए विखंडन हो जाता है, आनुवांशिक लक्षणों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला ग्रीन हाउस। अभी अभी मैंने आपको बताया था हरित गृह, हरित गृह क्या है? ग्रीन हाउस ही है, का प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया। अब तो किसके द्वारा पहचाना गया ये आपको बताना है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। सबसे पहले ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। आपकी CO2 होती है, N2O होती है दोस्तों, और आपकी मीथेन होती है, CH4 हो गई आपकी, और आपकी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। इसकी अधिकता से क्या होता है? पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है दोस्तों। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अब वैश्विक तापमान क्या? यानी पृथ्वी पर जो है ताप की वृद्धि, और ताप की वृद्धि किनके कारण होती है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है। वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है यानी CFC भी है, ठीक है, मीथेन यानी CH4 भी है, ठीक है, CH4, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी है। तो यानी उपरोक्त सभी जो है वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या बोला है? इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? बताइए अम्ल वर्षा में क्या उपस्थित होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अम्ल वर्षा में आपका क्या उपस्थित होता है। और अम्ल वर्षा जो है ये कैसे होती है ये भी आपको हमें बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है? कभी कभी वर्षा के जल के साथ में सल्फर द्वारा क्रिया कर लेने के पश्चात क्या हो जाता है? हाइड्रो यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तो वो क्या है? आपकी अम्ल वर्षा के रूप में हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका क्या है? अम्ल वर्षा यानी नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसको आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या है? गलत है। यहाँ ये क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल भी है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, और ये दोनों हम लगा नहीं सकते, तो यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या है दोस्तों? एसिटिक अम्ल। ये भी आपको पता होना चाहिए, एसिटिक अम्ल है ये। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों। इसकी बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल। ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके नाम है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला गया है? प्रश्न नंबर 25 में निम्न में से किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत के छिद्र की संख्या दी जाती है? बताइए। और सबसे पहले ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और आपका अब इसमें हम बताते हैं कि इसमें पूछा क्या है? ओजोन परत के छिद्र की संख्या दी जाती है। बताओ कहाँ दी जाती है? 800 DU, 400 DU या 200 DU, या ये ऑप्शन जो है ये एक एक्स्ट्रा आ गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए
तो आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, उपरोक्त ये 200 DU। ठीक है, क्या हो जाएगा 200 DU। DU का मतलब क्या होता है, डाप्सन यूनिट। इसको किस में मापते हैं, डाप्सन इकाई में। किस में नापते हैं, डाप्सन इकाई में नापते हैं। ठीक है, ठीक है, डाप्सन यूनिट यानी मात्रक, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये। इसमें आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर 26 में। अब प्रश्न नंबर 26 में देखो आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ यानी NGO, नॉन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समर्पित है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें मैंने एक दो में थोड़े एक आधे ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। इसमें पंचवर्षीय योजना ये इसमें क्या है, गलत आ जा गया है। सिर्फ 4 ही आपके ऑप्शन होंगे। बताइए, WWF फॉर नेचर भारत, बताइए भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, या उपरोक्त सभी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, WWF हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये गैर सरकारी संस्था है के रूप में ये कार्य करती है पर्यावरण संरक्षण के लिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27। ठीक है, ये जो आपको लिखित में अनुच्छेद दिए गए हैं, लिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानव अधिकार सुरक्षित करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानव अधिकार सुरक्षित करता है। तो अनुच्छेद जो है आपका कौन सा है, 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। और अनुच्छेद 15 में सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानव अधिकारों की, जैसे धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, या जन्म के स्थान में विभेद के बिना समान समानता का अवसर प्रदान किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 आपको पता होना चाहिए 10% का नियम दिया। 10% यानी 10% का नियम किसने दिया, लिंडमान द्वारा दिया गया, गोल्डमान द्वारा, या बेकमान द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 10% का नियम जो है एक किसके द्वारा दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, किस लिए दिया गया था और कब दिया गया था। तो ये सबसे पहले आपको बता दें, लिंडमान ने दिया था। और ये कब दिया था, 1942 में दिया था। और ये जो नियम है ये कैसा नियम है, यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये ऊर्जा उपभोग से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। 1942 में नियम आया था, किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला है, EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। अब ये कब स्थापित किया गया ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कब कब किया गया था, बताइएगा 1967 में, 1969 में, 1967 में, 1969 में, 1971 में, या 1973 में। तो 1973 की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या आया था इसमें बताइएगा, बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था दोस्तों, ये आपका 1973 में आया था। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1969 जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। और प्रश्न नंबर जो आपका 30 है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या पूछा गया है, महासागरों के ऊपर है, महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का कारण है। यानी जो महासागर हैं, जो समुद्र हैं, उनका क्या हो जाता है, कभी कभी जल स्तर बढ़ जाता है। और जब जल स्तर बढ़ जाता है तो इसका क्या कारण है, देखिएगा जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या है, जो बर्फ होती है वो पिघलेगी, और वो पिघलेगी तो पानी बनेगी, और पानी बनेगी तो उसका महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा। और वो पिघलेगी क्यों, वैश्विक तापमान के लिए। और वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी गैसें, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मीथेन है, ठीक है, आपकी N2O है, ठीक है, CO2 है, CFC है, ये सारी क्या है आपके वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है। तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा होगा नहीं, अम्ल वर्षा होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों, ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्तों। देखिएगा इसमें आपके फर्स्ट प्रश्न को अब हम करते हैं। क्या बोला है इसमें आपसे बोला है कि 2.6 इंटू 0.91 इनका आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें देखो कितनी संख्यावाद पॉइंट है, एक संख्यावाद है, इसमें दो संख्यावाद पॉइंट है।
तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस सीधे इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब आप बेटा मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या करोगे, पहले 6 का जब इसमें करोगे तो 6 कम 6 और 6 नाम 54, और 6 नाम जब 54 हो जाएगा तो 2 का इसमें करोगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 नाम 18, और जब आप इनको ऐड कर दोगे तो 6 6 ये कितने हो गए 8 और 5 13 की 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, यानी और आपका कितने एक संख्या बाद है और दो संख्या बाद है, तो टोटल कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा आपका, कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा 3 संख्या बाद पॉइंट, और ये पॉइंट कहां आ जाएगा यहाँ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.366, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि ये जो आपको संख्या दी है इसमें आपको इसका डिवाइड देना है। अगर स्टार्ट से भी प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है 37.88 इंटू 36, ये भी सेम वैसा ही प्रश्न है, इसमें 8 और है, इसमें 3 संख्या बाद पॉइंट है, इसमें 1 संख्या बाद पॉइंट है, तो आपको ये भी ऐसे ही करना है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई भी अगर करना नहीं आए तो आप क्या करो इसको तोड़ लो फैक्टर में। अब आप कहोगे कैसे तोड़ लो, अब जैसे इसका आपको डिवाइड देना है, तो जब इनका डिवाइड देंगे तो दोस्तों डिवाइड कैसे देंगे, इसका पलट के ही तो देंगे, यानी 37.188, अब जब डिवाइड देंगे तो इसके नीचे लिख लेंगे, और जब डिवाइड देंगे तो नीचे लिख लेंगे कितना आ जाएगा 3.6, अब पॉइंट के बाद संख्या इधर 3 है इधर 1 है तो 2 जीरो और बढ़ा लो, बराबर हो गई। अब आप इसको भी कैसे लिख सकते हो, तोड़ के लिखो और इनका डिवाइड दे दो, जैसे कि पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब आप 4 से जब इसमें भाग दोगे या 9 से दे दो, 9 से कितनी बार जाएगा 9 चौक 36 यानी 400 आ जाएगा, और 9 से जब आप इसमें भाग दोगे 9 चौक 36 आ जाएगा, 1 बचेगा, और 9 कम 9 2 आ जाएगा, और 9 से जब भाग दोगे 9 तिया 27 आ जाएगा, 1 बचेगा, और 9 दूनी 18 आ जाएगा। फिर आप देखो इसमें 4 से दे सकते हो, 4 से 100 बार जाएगा, और 4 से इसमें दोगे 4 ढाई 40, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 100 का जब आप इसमें भाग दे दोगे तो आपका 10.33 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके इस टाइप से प्रश्न आते हैं तो आप कर सकते हो, ये प्रश्न जो है 2018 में और 19 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इस प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला है 1 की पावर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 तक के अगर हम स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 285 आएगा, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे भी 2 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 संख्या बाद है, यहाँ पे भी 2 संख्या बाद है, और एक बात तो और है कि 2 संख्या बाद पॉइंट तो है लेकिन सभी में क्या है 11 कॉमन है, और 2 संख्या बाद ये भी पॉइंट कॉमन आ जाएगा, तो आप इसमें से क्या करोगे 0.11 का अगर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपका अंदर क्या रह जाएगा 1 का स्क्वायर रह जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर रह जाएगा प्लस डॉट 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 क्या 9 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आपके पास देखो अभी ये दी हुई है तो आप इसको आसानी से रख सकते हो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप क्या लिखोगे, इसका जब स्क्वायर आपका आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे, आप इसको 2 बार ही तो लिखोगे, तो कितना लिखोगे 0.11 इंटू 0.11, इतना करने के बाद में आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे 285 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपकी 2 संख्या बाद पॉइंट यहाँ है, 2 संख्या बाद पॉइंट यहाँ है, फिर भी नहीं डरना है, डायरेक्ट 4 संख्या बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसका कर दे रहे हैं इसमें, तो 0.11 इंटू, अब 11 को आप ध्यान रखो 11 का जब इसमें करेंगे 11 पंजे 55 आ जाएगा, हासिल लगेगी कितनी 5 आपकी, ठीक है 11 अट्टे 88, 88 और 5 कितने हो गए 93, 93 की 3 आ जाएगी, हासिल लगेगी 9, ठीक है हासिल 9, और 11 दूनी 22, 22 और 9 कितने हो गए आपके 31 हो गए, और जब 31 आपके आ गए तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाओगे 2 संख्या बाद, फिर आप 11 का मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट को भूल जाओ, 2 संख्या बाद है 2 संख्या बाद है, टोटल 4 संख्या बाद पॉइंट आप लगा लेना, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 11 पंजे 55, 11 पंजे हासिल 5 लगी, 11 तिया 33, 33 और 5 38, हासिल लगी 3, 11 कम 11, 11 और 3 14, ठीक है हासिल 1, 11 तिया 33, 33 और 1 35 आपका आ जाएगा, और जब 35 आ जाएगा तो अब आप क्या करोगे, कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाओगे 4 संख्या 33, 11 तिया 33 और 1 34 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा, मैं इसको ढंग से लिख दूं, ये आपका कितना आ जाएगा ये 34 आ जाएगा, और 4 संख्या बाद पॉइंट यहाँ, यानी पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा, तो आपका 3.4485, यानी आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आप तभी कर सकते हो जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी मल्टीप्लाई करने की। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है कि 2/3 प्लस के
4/5, इसको क्या करना है आपको ऐड करना है। तो आपको चाहे ऐड करना हो चाहे माइनस करना हो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना है इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इधर और इन दोनों का नीचे करना है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और नीचे 15 आ जाएगा। और जब 15 आ जाएगा तो आपका 22/15 आपका आंसर आ जाएगा और 22/15 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हो। अगर यहाँ माइनस दिया होता तो आप माइनस कर देते। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें आपसे क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% क्या हो जाए, कम आ जाए, कम हो जाए। मान लो कोई आपकी भिन्न है, आपकी x है, दूसरी क्या है y है। अब इसमें क्या आ जाए 20% कम हो जाए तो 80% रह जाएगा। और इसमें बोला है कि और हर में 10% बढ़ जाए, और हर जब 10% बढ़ जाएगा टोटल 100% होता है। 10 बढ़ेगा तो आपको 100 में प्लस करना है, कम होगा तो आपको माइनस करना है। तो ये भिन्न कितनी हो जाती है, 16/55 हो जाती है। तो देखो परसेंट से परसेंट हट गई, 0 से 0 हट गई, 8 से 2 बार गया और 11 से 5 बार गया। तो 2/5 आपका आंसर आ गया। 2/5 जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आप इस टाइप के प्रश्न को इस प्रकार से कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है ये प्रश्न नंबर 6। इसमें कहा गया है 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7 है। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिएगा इस प्रश्न को आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या है। अब आपको बतानी है ये जो आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी संख्या जो है सबसे बड़ी है। तो देखिएगा इस टाइप के प्रश्न को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन वैल्यूओं को लिख लेना है। जैसे कि 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7। अब इनके जो हर हैं इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम। और इनका एलसीएम कितना आएगा, 2, 3, 6 का भाग जाएगा और 6 7 का 42 आ जाएगा। और 42 आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे करते हैं, इनके जो हर होते हैं अंश ऊपर वाले को कहते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, हर को बराबर करना है। और जब हर को बराबर करोगे तो आपका 42 क्या आया, एलसीएम आया है। तो आप क्या करोगे, इसमें 21 का गुणा ऊपर कर दोगे, 21 का नीचे कर दोगे। क्यों, क्योंकि 21 दूनी 42। आपको 42 अब 3 या पहले से मुझे 42 बनाना है। और जब 42 बनाना है तो इसमें 14 से गुणा करूंगा। क्यों, क्योंकि 14 3 42 होते हैं, आप भी जानते हो कितना होता है, 14 3 42। अब ये 6 तो इसमें 7 से ऊपर कर दिया, 7 से नीचे कर दिया, इसमें 6 से कर दिया, इसमें भी 6 से कर दिया। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 63। 63/42। एक आपका कितना आ गया, 14 चौक 56 आ गया और 14 तिया 42 आ गया। नेक्स्ट 35/6 7 जा कितने होते हैं, 42। यानी 9 54 आपका हो गया और ये 42 हो गया। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देखो ये 63 है, 56 है, हर समान हो गए। तो आप आसानी से कर सकते, कौन सी है, 63 यानी पहली वाली। यानी 3/2 और 3/2 कौन सी, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है। तो इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों आप इस प्रकार कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला, यदि दो भिन्न का अगर आप गुणा करो तो ये आएगा और भाग करेंगे तो ये आएगा। तो उनमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी। मान लो कोई भिन्न है, एक भिन्न आपकी क्या है, x/y है और दूसरी भिन्न क्या है, p/q है। इनका जब गुणा करते हैं तो क्या आता है गुणनफल, 14/15। 14/15 आता है। और इनका जब भाग देंगे, भागफल आप प्राप्त करोगे तो भाग देकर ही तो प्राप्त करोगे, इसका इसमें भाग दोगे तो भागफल आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, x/y डिवाइड बाय p/q, क्योंकि जब इसका भाग दोगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 35/24। और आपसे बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी संख्या पूछी, क्या करेंगे, दोनों का गुणा। और जब इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो ये भाग में, ये गुणा में, ये कट जाएगी। x में x का गुणा होगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, x² आ जाएगा, नीचे y² आ जाएगा, बराबर 14/15। और एक आपका दिया है 35/24। 2 से देंगे 7 बार, 2 से देंगे आपका 12, 5 से देंगे 3 बार और 5 से देंगे 7 बार। तो कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, यानी 7/6। और 7/6 आपका ऑप्शन जो आपका बी दिया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है कि 4 माइनस के 1/7, ये 4 दिया है, माइनस का 1/7 दिया है, नीचे 1 लेट करेंगे तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। मैंने आपको बताया था कि इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर, नीचे दोनों का। तो आप क्या कर दोगे, 7 चौक 28 कर दोगे, 1 कम 1 और नीचे 7 कम 7, यानी आपका 27/7 आपका आंसर आ जाएगा। और 27/7 आपका ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको इस प्रकार
कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा ये भी बहुत ज्यादा शानदार प्रश्न है कि 25 दिया है प्लस 3/100 दिया है प्लस 4/1000 दिया है। आप जानते हो कि जब 4 में आप 1000 का भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.004 आ जाएगा। और 3 में आप 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। और ये आपका 25 है, ये तो ये आपका कितना है 25 है। और जब आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर बराबर 0 मान लो, 3 0 पॉइंट के बाद कितना भी 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जब जोड़ोगे 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी 25.034, यानी आपका जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न में आपसे क्या बोला है, इनमें से क्या सही है। इनमें से आपको सही बताना है कि सही क्या होगा, बताइएगा। तो देखो सही कैसे पता लगे, देखो इसमें आपसे पूछा है कौन सही है। इसमें से बोला है कि 1/2 बड़ा है 1/6 से, तो आप बोलोगे करके देख लो। जब 1/2 में जब आप इसका भाग दोगे तो 0.5 आ जाएगा। जबकि 6 का भाग जब इसके 1 में दोगे तो आप क्या पॉइंट लगाओगे, और पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओगे तो 6 कम 6 आ जाएगा 0.1, ठीक है। और कितना रह जाएगा, फिर 4 रह जाएगा, फिर पॉइंट लगा, फिर 0, तो 0.16 ऐसे कुछ करके आता रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे भी 0 संख्या पॉइंट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इनमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो देखो इधर ही इसका ग्रेटर देन लगा है, तो आपका ये सही हो जाएगा। और आगे देख लो तो ये तो खैर उल्टा है, ये गलत, बराबर होंगे नहीं। इसमें आप 3 का गुणा कर दोगे तो आपका 3/2 हो जाएगा, जबकि 1/6। तो क्या ये दोनों बराबर है, आप बोलोगे कतई नहीं बराबर है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए दिया है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो वीडियो है जो 20 तारीख को एग्जाम आपका होने वाला है सीटेट, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे बोले निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी भिन्न है। तो आपको बताना है बड़ी भिन्न कौन सी है। और जब बड़ी या छोटी भिन्न आपसे पूछी जाए तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, आपको क्या करना है, इन तीनों चारों को लिख लेना है। देखो 3/7 लिख लेना है, ठीक है, 3/5 लिख लेना है, 2/7 लिख देना है और 2/5 लिख देना है। आप क्या करोगे, 5 7 5 7 5 इनका जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा। और जब 35 आ जाएगा तो आपको हर को क्या है, समान करना है। और ये 7 है तो आप क्या करोगे, 5 का गुणा ऊपर कर दोगे, 5 का नीचे कर दोगे। यहाँ 5 है तो यहाँ 7 का गुणा कर दोगे ऊपर नीचे। यहाँ 7 है तो यहाँ 5 का ऊपर कर दोगे, 5 का नीचे कर दोगे गुणा, 5 का गुणा ऊपर का नीचे कर दोगे, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही इसको करेंगे तो यहाँ 5 है तो यहाँ किससे करेंगे, 7 से। तो 7 से गुणा ऊपर कर दिया और 7 से नीचे कर दिया। इसका करेंगे तो 15/35 आ जाएगा, ठीक है। इसका जब करेंगे तो 21/35 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो 10/35 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो 14/35 आ जाएगा। अब आपका सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये रहा और सबसे बड़ा ये है। तो आप बता दोगे क्या है आपका, यानी 3/5। और 3/5 जो है यानी ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है। इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। अब इसमें छोटी पूछी है, तो छोटी पूछी है तो आप इस तरीके से करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इसमें बड़ी वाली संख्या दी हुई है। अब जरूरी थोड़ी ना कि आप हर को बराबर कर दोगे एलसीएम, इनका आपको एलसीएम लेने में भी बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो आप क्या करोगे, इनका इसमें भाग दोगे। और जब 25 में जब आप इनका भाग दोगे, 24 में जब 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, बताओ, कमेंट करके बताओ कितनी बार जाएगा। तो आप जब 0 लगाओगे और जब पॉइंट लगाओ तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 बार जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो 240 हो जाएगा पॉइंट लगाने के बाद में, 240 हो जाएगा। और 240 में जब आप 25 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 225 बार जाएगा। और आपका कितना रह जाएगा, 15 रह जाएगा। फिर पॉइंट लगाए, फिर 0 बढ़ाएंगे और 25 छिक्के यानी आपका ये आ जाएगा। और आप पॉइंट के बाद 0 भी मान सकते हो। इसी प्रकार जब आप 10 में 11 का भाग दोगे, आप 10 में भाग दोगे 11 का, तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे। और पॉइंट लगाओगे तो आपको 0 भी बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका 100 हो जाएगा। और कितनी बार जाएगा, 11 नंबर 99, और 99 बार जाएगा। फिर आपका एक बचेगा, फिर पॉइंट लगाए, फिर आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। और जब 0 बढ़ाना फिर भी नहीं जाएगा तो आपने 1 0 यहाँ बढ़ाया और 1 0 यहाँ बढ़ाया, तो 11 नंबर 99, फिर आपका ये आ जाएगा। फिर आप और आगे बढ़े, भैया 99 में 100 का देना है, तो जब पॉइंट लगाएंगे फिर आपका 0 बढ़ाओगे तो कितनी बार जाएगा, 0.9, यानी ये 990 हो जाएगा। और 100 का जब आप इसमें भाग दोगे, यानी जब 100 का भाग दोगे तो आपका 90 बचेगा। और जब 90 बचेगा फिर आप 100 का भाग दोगे इसमें, तो पॉइंट लगाया है, फिर आप 0 बढ़ा लोगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आ जाएगा। अब आप इसका इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 68 में भाग लगाएंगे तो आपके का कितनी बार, आप ऐसे करके भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 69 का जब आप 68 से जब आप करोगे तो कितनी बार पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो मिनिमम ये कितनी बार जाएगा, मिनिमम ये 9 बार जाएगा। और जब 9 बार जब ये जाएगा तो 9 का गुणा करेंगे, नंबर नंबर 81 आपका आ जाएगा। हासिल लगी 8, 9 छिंग 54, 54 और 8 कितने हो गए आपके, 62 हो गए। 54 और आपके 8 62 हो गए। और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ आपका 9 रह जाएगा, 7 में से जब 2 जाएंगे यहाँ 5 रह जाएगा। अब जब पॉइंट लगाए फिर आप जब जीरो बढ़ाओगे, और जब जीरो बढ़ाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 मान लो, 7 छिंग 42। तो आपका ये तो इससे भी बढ़ा रहा है, तो आपका छोटा पूछा है, तो छोटा आपका कौन सा है, आपका 10 में जब आप 11 का भाग दोगे तो आपका ये करेक्ट आ जाएगा। ये तो और ज्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 11 से क्या वो सॉरी जो पूर्णतः क्या हो, वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग हो और जो 10 11 10 12 15 और 18 से क्या हो, विभाजित हो। तो देखो 10 से तो ये सब विभाजित है। अब 12 से जरूरी नहीं है कि सब विभाजित हो, क्यों, क्योंकि 12 का 4 और 3 गुणन होता है, और 4 का भाग किस में जाता है, जिसके अंतिम अंक क्या हो, जिसके अंतिम अंक में 4 से भाग जाए तो वो 4 से डिविजिबल होगी। तो देखो 2 2 जीरो है तो भाग जाएगा। लेकिन 3 से किस में जाता है, अंकों को जोड़ के 3 से भाग जाना चाहिए। तो देखो ये 10 हो रहे हैं अंकों को जोड़कर, ये 7 हो रहे हैं, इसमें जाएगा नहीं। और सबसे छोटी पूछी है, तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी आपकी यही हो जाएगी। बाकी देखो इसमें 15 से भी भाग जाएगा और 18 से भी भाग जाएगा। और अगर ये भी ना आए तो आपको क्या करना है, 10 लिख लेना है, 12 लिख लेना है, 15 लिख लेना है और 18 लिख लेना है। और इनका जब आप एलसीएम जब आप लोगे, क्योंकि छोटी से छोटी पूछी है, तो आपका 180 आ जाएगा। और 180 आ जाएगा तो 180 में मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई जब 5 का करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और 900 आ जाएगा तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है और सबसे बड़ी देखनी है, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी जब निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था इनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो इनके क्या हर बराबर कर लेना और भाग दे देना। तो आप देख सकते हो कि 3 का और 5 का और 8 का आपका एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। 3 का 5 का 8 का एलसीएम कितना आएगा, सब अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा 8 पंजे 40, 40 या 120। अब आपको 2/3 को क्या करना है, आपको नीचे आपको 120 बनाना है, तो 40 का गुणा ऊपर 40 का नीचे। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 80/120। नेक्स्ट जब आप इसको भी अगर दूसरे वाले को भी करोगे, 3/5 है ये आपका, तो आप इसमें क्या करोगे भाई, आपको 120 बनाना है तो 120 यानी 24, 24 का यहाँ गुणा करोगे और 24 का ही आप यहाँ गुणा करोगे, तो 24 ये आपका 72 हो जाएगा और 24 पंजे 120 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा। और जब आप इसमें गुणा करोगे 5/8 में, तो आप क्या करोगे, आपका 8 है इसमें, तो 15 का गुणा इसमें करोगे, 15 का गुणा इसमें करोगे, ये आपका 75 आ जाएगा और ये आपका 120 आ जाएगा। अब आप देखिए ये भी 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है। और जब ये दोनों 120 है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करो, आपको पता चल गया बड़ी कौन सी है भाई, बड़ी आपकी ये वाली है और छोटी आपकी ये वाली है। इसमें क्या बचा, बड़ी और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है। तो आपको इन दोनों का क्या करना है, अंतर लेना है। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2/3 और 3/5, ये तो सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, दोनों का अंतर ये आ जाएगा। 5 नहीं 10 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और ये 15 आ जाएगा। यानी आपका 1/15 जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1/15 आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से उचित भिन्न कौन सी है। उचित भिन्न का आप मतलब जानते हो, उचित भिन्न का मतलब होता है जिसका जो अंश हो वो क्या हो, छोटा हो हर से, यानी हर बड़ा हो। जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो, अंश क्या हो, छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो। और हर बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ देखो हर जो है क्या है, बड़ा है। हर छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, बट क्या है ये बड़ा है। ठीक है दोस्तों, यानी 3/5 है वो देखो हर क्या है, बड़ा। और हर जिसमें बड़ा होगा किससे, अंश से, वो ही क्या हो जाएगा आपका उचित भिन्न होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या बोला है कि दो भिन्न के क्या है, 5 और 7 क्या है, हर है। अब मान लो कोई भिन्न है और इसका क्या है, 5 और 7 क्या है, हर है, और इनका योग कितना है, इतना है। तो ठीक है, आप इसे ही कर सकते हो और वो भिन्न आपको बतानी है। ठीक है, और उनको अगर आप बदल दोगे तो उन भिन्नों का योग क्या होगा, भाई भिन्न है चाहे आप किधर भी बदल दो उनका योग तो सेम रहेगा। नहीं नहीं, योग बदल जाएगा। ठीक है, अगर उनको आप पलट देते हो तो इनमें से आपको देखना है क्या है। तो देखो क्या करेंगे आप,
सबसे पहले जब आप इन दोनों को अगर आप लोगे, यानी आप कहोगे सर 3/5 और प्लस के 5 जब आप 7 को लोगे तो आप 35 तो नीचे आएगा ही आएगा, और 35 से देखो ये दोनों सेम है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सेम हो जाएंगे क्योंकि हर जो है क्या है 5 और 7 है, और 7 या 21 आपका हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा, और 25 अब 21 को जोड़ेंगे तो आपका ऊपर 46 आ जाएगा, इसलिए ये होगा नहीं। और जब ये नहीं होगा तो दूसरे वाले को देखो 4/7 है और 2/5 है, तो 55 5 चौक 20 आ जाएगा, और यहाँ 7 दूनी 14 है तो ये 34 हो जाएगा। ये वाला वैसे ही नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन जो है आपका ये है वो करेक्ट होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखिएगा ऐसे 3/5 आपने ले लिया है प्लस 4/7 आपने लिख दिया है, इसको आप अगर इससे करोगे ऑप्शन से तो आपका बहुत इजी होगा दोस्तों। तो देखिएगा 7 या 21 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, और नीचे 7 पंजे 35 हो गया, यानी इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा नीचे दोनों का गुणा, कितना हो गया 41/35। तो आपका ये वाला जो है आप देखो यही आ रहा है 41/35, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, इसमें आपसे क्या बोला है 108 और 144 का लासा क्या होगा। लासा का मतलब जानते हो आप लोग, लासा का मतलब क्या होता है एलसीएम लेना। तो जब दोनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आप क्या लिखोगे 108 और 144 ये लिखोगे, और जब आप इसका ये निकालोगे तो सबसे पहले आप किससे दोगे, 2 से दोगे, 2 से दे दो, वरना 4 से दे दो तो और बेटर है, क्योंकि एलसीएम आप डायरेक्ट निकालो ना, क्या करोगे डायरेक्ट 4 से देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, 4 से जब आप इसमें देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचे 4 सत्ते 28, और 4 से जब आप इसमें भाग दोगे 4 तिया 12 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा या नहीं, 4 तिया 12 आ जाएगा और 2 आ जाएगा तो 24 आ जाएगा, और 4 छिंग 24। अब देखिएगा अब ये किससे जाएगा, अभी 9 से जाएगा, और 9 से डायरेक्ट दे दो आप, 9 से जब आप इसमें डायरेक्ट दोगे 9 तिया 27 और 9 चौक 36। अब ये अलग अलग हो गए, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4 और 9 का कितना मल्टीप्लाई आएगा, कमेंट करके मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, कमेंट करके मुझे बताओ इसका कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर इसका 36 आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, और जब 12 का इनका गुणा करेंगे तो देखो 6 दूनी 12। अब 2 किसके लास्ट में आ रहा है, आप बोलोगे इसके नहीं आ रहा, इसके नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा, तो आपका यही आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 छक्के 72 की 2 हो जाएगी, आंसर लगी 7, 12 तिया 36 और 7 43, यानी 432 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। दो प्राकृतिक संख्या ये दी गई है, ठीक है, उनका अनुपात दे दिया गया है, इनका लासा दिया है, तो इनका मासा निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, इनका आपको ये संख्या दी है प्राकृतिक, तो भैया इनको जब बाहर लोगे किसी इसको तो आप क्या करोगे, इनमें कोई वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मैंने x ले लिया तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 6x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप जानते हो कि a गुणा b, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCl और यानी HCF के और LCM के, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसमें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6x हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11x हो जाएगी। HCF आपको दोनों का कॉमन कितना है x है, और LCM आपको 462 दिया हुआ है। तो देखो x से x कट गया दोस्तों, 11 से आप इसको काटोगे 11 चौक 44, 2 बचा 11 दूनी 22, और 6 से जब काटोगे 6 सत्ते 42, तो आपकी दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा प्रश्न नंबर 19, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। इसमें आपसे कहा गया दो संख्याओं का मासा ये दिया हुआ है, दो संख्याओं का लासा भी दिया हुआ है, एक संख्या दिया तो दूसरी पूछिए, वही आपका तरीका, यानी a यानी पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से कर दो और बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या आपको कितनी दी है, आप कहोगे सर 175 दी है, दूसरी संख्या आपको क्या है b की b आपने मान ली, LCM HCF आपको कितना दिया है 35 दिया है, और LCM कितना दिया हुआ है 525 दिया हुआ है। तो आप जब 7 से जब इसको करोगे तो 7 पंजे 35, और 7 से जब इसमें करोगे 7 दूनी 14, कितने बचे 3 बचे, और 3 इधर आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 35, और 7 पंजे 35 आ जाएगा, और 5 से 5 एकम 5, 5 चम 25, और 5 से जब इसको काटोगे 5 ढाई 50 आ जाएगा, 5 ढाई 50, 2 बचे 55 25, यानी 105, और 105 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो सभी भाई बहनों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यही प्रश्न आपके सीटेट में देख लेना, इसमें से कुछ प्रश्न आएंगे जरूर। यदि 65 और 117 का मासा, तो 65 और 117 का मासा कितना आएगा 13 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 13 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, 13 पंजे 65 और 13 नंबर 117, और इनका मासा कितना है इतना है। तो आपको क्या करना है कि 65 m और m की वैल्यू निकालनी है -117, तो आपको क्या करना है इसको इधर लेके आ जाना है, और 117 इधर आ जाएंगे तो 13 प्लस का 117 बराबर 65 m। ये कितने बचेंगे बेटा, आप बोलोगे ये 130 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 65 m, अब एक मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, 65
दुनी, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, और m की वैल्यू 2 आपकी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसमें दी हुई है। तो इस टाइप से आप सारे प्रश्न कर सकते हो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 बहुत ही ज्यादा शानदार प्रश्न है, अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे बोला है कि इनका क्या है लघुत्तम समावर्तक, यानी 2/3 और आपका दिया हुआ है 3/4, इनका क्या निकालना है लघुत्तम समावर्तक। तो ध्यान रखना अगर लघुत्तम समावर्तक पूछे तो ऊपर वाले का लासा जो पूछा गया है वो अंश का निकालो, और जो नहीं पूछा गया है वो हर का निकालो। जैसे लघुत्तम पूछा है तो ऊपर वाले का लासा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और लेकिन नीचे वाले का मासा, मासा का मतलब क्या कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, तो इसलिए 6 का 6, तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है 2020 में आ चुका है दोस्तों। दो संख्याओं का मासा कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, और उनका लासा भी आपको दिया हुआ, और एक संख्या 117 दी हुई है। तो सेम दोस्तों वैसे ही प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप इस प्रश्न में क्या करोगे, तो क्या करोगे पहली संख्या यानी a गुणा b लिख लोगे, और आपका करोगे h गुणा l कर लोगे। पहली संख्या आपको 117 दी है, दूसरी आपसे पूछी है। पहली संख्या h कितनी दी हुई है 13 दी हुई है, यानी HCF आपका कितना दिया हुआ है, और LCM कितना दिया हुआ है 19, यानी 1989। अब आप इसको करिए 13 नम्मा 117 और 9 से आप इसको काट दो, 9 दूनी 18, कितने बचे एक बचा, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, यानी 221, और 221 दोस्तों किसमें ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके मुझे बताइए क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है देखो 36 और 60 का सबसे छोटा, छोटा यानी लोएस्ट, लोएस्ट क्या होता है एलसीएम। 36 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, और उसमें आपको 18 और 45 का सबसे बड़ा, बड़ा यानी एचसीएफ। तो आप जानते हो कि इनका एलसीएम कितना आएगा, 36 और 60 का आपको एलसीएम पहले निकालना है, और 36 और 60 का एलसीएम कितना आता है ये आपको देखना होगा, और बताइएगा कितना आएगा। तो आप क्या करोगे 36 और 60 का क्या लोगे आप एलसीएम लोगे। तो जब एलसीएम लेने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूं कि देखिएगा क्या करना होता है। इसमें देखो 60 के फैक्टर कर लो, देखो 6 के कितने होते हैं 2 गुणा कितना होता है 2 गुणा 3 हो जाएगा 6 का, और इसका कितना हो जाएगा 0 का 2 गुणा 5, तो ये देखो 60 के हो गए। और 36 के क्या होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, तो आपको क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो देखो 2 कॉमन आ गया, ये आपका 3 कॉमन आ गया, 3 भी आ गया, ये आपका 2 भी कॉमन आ गया, ठीक है 3 भी आ गया था और 2 भी आ गया। अब आपको बचा कितना 5 और ये 3, तो इनका भी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, ठीक है 4 पंजे 20, 20 हो गए, और ये कितने हो गए 3 3 9, और 9 में जब आप 20 का गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपका कितना आ गया आपका एलसीएम कितना आ गया 120, वो सॉरी 180 आ गया, और उसमें 18 और 45 का सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा इसमें क्या होगा 18 45 का, यानी 18 और 45 में 9 का भाग जाता है, तो 9 क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ आ जाएगा, और 9 का जब आप इसमें भाग दोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे भाग ही पूछा है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका भी कमेंट करके मुझे बताइएगा आंसर क्या आएगा, कमेंट करिएगा, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें आपसे बोला कि 5 10 और 35 का सबसे छोटा, छोटा यानी एलसीएम, 5 10 35 का एलसीएम कितना आएगा 70 आ जाएगा, और सबसे बड़ा, बड़ा यानी हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है आपका एलसीएम होता है, वो हाईएस्ट क्या होता है एचसीएफ होता है, और जब इनका एचसीएफ आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 का क्या करना है आपको अंतर लेना है, एचसीएफ 5 आ जाएगा, ये क्या है आपका एलसीएम है, ये एचसीएफ है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, इजी प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर देखिएगा 25 को आप कैसे करोगे, 4 5 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज का, सबसे छोटा का मतलब क्या होता है लोएस्ट, लोएस्ट क्या होता है एलसीएम, यानी 4 5 6 का एलसीएम क्या आएगा आप बोलोगे सर 60 आ जाएगा, और इनका 3 6 9 का सबसे छोटा, इसका भी छोटा निकालना है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे इसका 18 आ जाएगा, और इनका अंतर कितना होगा, तो इसका 18, देखो दोनों का एलसीएम ही पूछा है सबसे छोटा, तो देखो इसका भी क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, इसका 18 आ जाएगा, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, और 42 कितना है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये 2023 में आ चुका है, 2023 में सीटेट में पूछा गया है, सीधा आया हुआ प्रश्न है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में आपसे क्या बोला है कि 30 36 और 42 का सबसे छोटा। अब 30 36 का सबसे छोटा यानी एलसीएम, और इनका जब आप एलसीएम लोगे तो आप कैसे लोगे,
बताइएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो आपको पहले एचसीएम निकालना है फिर एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा मैं आपको इसको किस तरीके से करते हैं। तो देखो आपको यहाँ 30 लिख लेना है, यहाँ 36 लिख लेना है, यहाँ 42 लिख देना है। पहले आप इसमें 2 से भाग दो, और 2 से देंगे तो आपका 15 आ जाएगा, 2 से देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से जब आप इसमें दोगे तो 18 आ जाएगा, और 2 से जब आप इसमें दोगे तो 21 आ जाएगा। अब ये देखो 3 से जा रहा है, और जब आप इसमें 3 से भाग दोगे तो 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21। अभी देखो अलग अलग हो गए। तो ये इनका क्या है आपका, ये इनका क्या है आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, यानी एचसीएफ आपका 3 दूनी 6 आ गया। और इनका आप मल्टीप्लाई जब कर लोगे इन सबका, जो ये अलग अलग है, जो ये अलग अलग इनका मल्टीप्लाई कर लोगे वो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। और जब एलसीएम आ जाएगा उनका मल्टीपल पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे कितना, 6 और 6 चिंग 36 आपका ये हो जाएगा, 36 ही आ जाएगा। बना ऐसे ना करो, ऐसे कर लो। तो देखो 6 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, 30 आ गया। और 30 का कितना आ गया, 6 सत्ते 42, और 42 में जब आप इनका गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3 का 0 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 3 चौक 12 यानी 1260। और 1260 में क्या है आपका 6 का भी तो गुणा करोगे, और 1260 में जब आप 6 का गुणा करोगे तो 0 तो आएगा ही आएगा, और 6 का जो करोगे 6 चिंग 36, और 6 किसके लास्ट में आ रहा है, तो आप इसको ऐसे ही काट दोगे, इसको आप ऐसे ही काट दोगे। 6 चिंग 36 की 6 यहाँ से लगी 6, 12 छक्के 72, 72 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 78 हो गए। और 78 आपका किसी में नहीं दिया हुआ है, और किसी में नहीं दिया हुआ है तो कोई ना कोई तो आपको करना पड़ेगा। 78, 12 छक्के 72, 3 75, सॉरी यहाँ 78 नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा 75 आ जाएगा। तो 12 छक्के 72 और हासिल 3 है, तो आपका 75 60, और 75 60 आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। 36, 54 और 60 का क्या करना है, सबसे छोटा। अब सबसे छोटा निकालना, सबसे छोटे का मतलब क्या होता है एलसीएम, यानी 36 और 54 और 60 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, ठीक है। और उसमें 90 का आपको भाग देना है, और 90 का भाग देने के बाद में आपको निकालना है। तो आपको एलसीएम लेना है तो क्या लोगे, 36 लिख लिया, 54 लिख लिया, और 60 लिख लिया। और जब आप इसमें जब दोगे तो 6 से दे दो, 6 चिंग 36, 6 नाम 54 और 6 दही 60। फिर आप किससे दोगे, फिर आप 3 से दे दो। अब तो अलग ही अलग हो गए, 3 से भी कर सकते हो, 3 से दो कितने जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इसमें जाएगा नहीं। अब ये अलग, फिर 2 से दे दो, और 2 से जब देंगे एक बार, ये 3 बार, और ये 5 बार। अब अलग अलग हो गई। अब देखो 3 तिया 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। बना आप ऐसे करो, ऐसे करो तो और बढ़िया है, आसानी से हो जाएगा। देखो 5 दूनी 10, ये आपका 10 आ गया इनटू। अब आपको क्या करना है, देखो 3 तिया 9 और 9 छिंग 54, तो आपका कितना आ गया 54 आ गया। और इसमें आपको क्या 90 से भाग देना है, और 90 से भाग देना तो 0 से 0 कट गया, और 9 छिंग 54 यानी आपका 6 आ जाएगा। और 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कितना तो सिंपल है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, मैराथन पड़ी हुई है, उनको आप देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें क्या है आपको पीडीएफ बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम पे लिखना है अमित क्लासेस आगरा, तो आपको सारी टेलीग्राम की वीडियो और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मासा कितना है, 11 है, ठीक है। दो संख्याओं का मासा 11 है, और लघुत्तम समावर्तक कितना है, इतना है। और एक संख्या इतनी है तो दूसरी आप निकाल सकते हो, तो आप निकाल सकते हो इसको। तो पहली संख्या 77 होगी, दूसरी आपने बी मान ली, और क्या करना है 11 लिखना है यहाँ, और ये 693 लिखना है। और इसका आप मुझे आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न आपके लिए है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है ये भी आप जानते हो, जिसमें क्या है 16, 24 और 36 और 54 पूर्णतः विभाजित हो। अब इनमें से आपको देखनी है कि वो संख्या कौन सी होगी। और सबसे पहली बात आती है कि 36 में क्या है 9 का भाग जाना चाहिए, और उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो आप ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा ये तो आपकी होगी ही नहीं, ये तो आपकी होगी ही नहीं, ठीक है। और ये आपका होगा नहीं। और जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितने हो रहे हैं, ये ज्यादा हो रहे हैं। तो आपने डायरेक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया देखो इसमें 9 से भाग जाएगा, इसमें भी 9 से भाग जाएगा, और अंकों 9 का नियम ही क्या होता है, अंकों को जोड़ करके 9 से भाग जाना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। 9 से डिविजुअल का मतलब ही क्या होता है, जिसमें 9 से भाग जाए, इसमें 9 से भाग चला जाएगा, आप बोलोगे नहीं जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपसे कहा गया दो संख्या का अनुपात इतना दिया है, लघुत्तम समावर्तक दिया है, और बड़ी संख्या पूछी है। तो बड़ी संख्या यानी एचसीएफ आपसे पूछा है, तो एचसीएफ आप क्या मानोगे। आप सबसे पहले एचसीएफ आपको दिया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पहले आप क्या करोगे रेशियो से बाहर लोगे। तो आप क्या लोगे 3x इंटू
4x, ठीक है। और इनका लासा कितना है, 44 है, तो सॉरी 84 है। और बड़ी संख्या क्या मान ली आपने, x मान ली, तो x से x कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 3 से 7 बार चला गया, तो आपकी x कितनी आ गई, आपकी x कितनी आ गई, आपकी बड़ी संख्या कितनी आ गई, आपकी इतनी आ गई। लेकिन आपको इस तरीके से आपको इनमें से मिलेंगे, क्योंकि 7 के तो सभी डिविजिबल है, एक 24 को छोड़ करके, तो आप इस तरीके से ना करो तो ही बेटर है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्या लासा दिया हुआ है, लासा, तो देखो ये कितना, इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 तिया 12, और 12 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 84 दी हुई है, और 12 सत्ते 84, और 12 सत्ते 84, तो आपका एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब आपसे पूछिए बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या पूछिए ना कि एचसीएफ पूछा है, तो बड़ी संख्या कितनी है, 4, और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 गुणा 7 यानी 7 चौक 28, तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिस किसी भाई बहनों को इनकी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, अमित क्लासेस आगरा। और जो भी बहन भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।